It is prepared by टॉपर्स की डायरी इंट्रो स्पीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स की डायरी चैनल में फॉर कंपैरेटिव एग्जाम्स। सो एक्सप्लेन वीडियो इन डिटेल। जरा सोचिए दोस्तों, आप एक ऐसे विशाल कमरे में खड़े हैं जहां 107 बंद दरवाजे हैं और आपके पास उन सभी को खोलने के लिए महज चंद मिनटों का समय है। हाँ, और देखा जाए तो ज्यादातर लोग वही घबरा जाते हैं। बिल्कुल, वो हर ताले को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के इस खास डीप डाइव में हमारे पास एक मास्टर की है, यानी 14 मार्च की पहली शिफ्ट के एग्जाम का पूरा कच्चा चिट्ठा। और हमारा मिशन है उस टॉपर स्ट्रैटेजी को डीकोड करना जो ये बताती है कि सबसे मुश्किल दरवाजों को बाईपास कैसे किया जाए। ये दरवाजे वाली तुलना मतलब बहुत ही सटीक है। और जब हम इन सोर्सेज में दी गई टॉपर्स की डायरी के उस वेटेज और स्ट्रैटेजी डोनट चार्ट को गहराई से देखते हैं ना। अच्छा, वो गोल वाला चार्ट जो विजुअली दिखाता है कि टाइम कहाँ कितना लगना चाहिए। एग्जैक्टली, वही वाला। तो उसको देखकर एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि भाई ये परीक्षा केवल तथ्यों को अंधाधुंध रटने का टेस्ट नहीं है। ये पूरी तरह से क्या कहते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट यानी टाइम मैनेजमेंट का एक मनोवैज्ञानिक खेल है। ओह, मतलब ये ज्ञान से ज्यादा आपकी स्ट्रेटजी का टेस्ट कर रही है। हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य भी है। तो इसी ब्लूप्रिंट को समझते हुए अगर हम उस 107 प्रश्नों के चक्रव्यूह में घुसें तो सबसे पहले कहाँ हमला करना चाहिए? सबसे पहले उन हिस्सों पर जहां समय खर्च नहीं होता बल्कि बचाया जाता है। जैसे सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पेपर सेट करने वालों ने इस हिस्से को बनाया ही इस तरह है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सवाल देखते ही सीधा आंसर दिमाग में आएगा। मतलब यहां कोई रफ वर्क या लंबी कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। हाँ, या तो आपको जवाब आता है या नहीं आता। लेकिन एक सेकंड, अगर मुझे सीधा जवाब नहीं पता तो क्या वहां बस तुक्का मार देना चाहिए? क्योंकि डायरी में एक जासूस वाले तरीके की बात की गई है, वो एलिमिनेशन मेथड। तुक्का मारना तो सबसे बड़ी गलती होगी। एलिमिनेशन मेथड कोई तुक्का नहीं है, ये एक प्रॉपर लॉजिकल डिडक्शन है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, अगर आप एक जासूस हैं और आपको पक्का पता है कि कमरे में मौजूद 4 लोगों में से 3 ने अपराध नहीं किया है, अच्छा, तो चौथा ही मुजरिम होगा। वही तो। असली मुजरिम अपने आप सामने आ जाता है, भले ही उसके खिलाफ आपके पास कोई सीधा सबूत ना हो। अरे वाह, जैसे वो साहित्य वाला सवाल था। प्रश्न पत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास अनारो के लेखक का नाम पूछा गया था। अब सच बताऊं तो इतनी सारी किताबों के नाम याद रखना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऑप्शंस में क्या था? ऑप्शंस में एक नाम था मनु भंडारी। अब जिसने भी थोड़ी सी भी हिंदी साहित्य पढ़ी है वो जानता है कि मनु भंडारी की सबसे मशहूर रचना तो महाभोज है। ठीक, यही एक टॉपर की असली अप्रोच होती है। अगर महाभोज मनु भंडारी की रचना है तो अनारो उनकी तो नहीं हो सकती। हाँ, मतलब एक ऑप्शन वहीं कट गया। बिल्कुल। ऐसे ही एक एक करके जब आप गलत ऑप्शंस को हटाते जाते हैं तो आप सीधे सही उत्तर ममता कालिया तक पहुंच जाते हैं। बिना रटे भी लॉजिक से सही जवाब। और व्याकरण में भी यही तेजी काम आती है। एक सवाल था ना, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें पूछा था कि कौन सा अलंकार है। हाँ, ये तो स्कूल के दिनों से सुनते आ रहे हैं। वही तो, हम देखते हैं कि त वर्ण बार बार आ रहा है, तरनी तनुजा तट। और इसके पीछे का विज्ञान पता है क्या है? जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये सिर्फ एक ग्रामर का रूल नहीं है, ये भाषा में एक म्यूजिकल इफेक्ट पैदा करने का तरीका है। ओह, म्यूजिकल इफेक्ट, सही बात है। और ऐसे ही मुहावरों में कंपकपी छूटना का अर्थ पूछा गया था, जिसका सीधा सा मतलब है डर से शरीर कांपना। इन सब में टाइम लगना ही नहीं चाहिए। एक अच्छे कैंडिडेट को इन सवालों में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। 5 सेकंड मतलब यहाँ से जो मिनट्स बचेंगे वो हमारे असली बैंक बैलेंस की तरह आगे काम आएंगे। लेकिन इसी जल्दी वाले हिस्से में संविधान के वो भारी भरकम आर्टिकल्स भी तो हैं। हाँ, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। मेरा तो हमेशा से ये हाल रहा है कि सारे आर्टिकल्स मुझे एक जैसे ही लगते हैं, जैसे सब आपस में जलेबी की तरह उलझे हुए हों। और मजे की बात बताऊं, पेपर बनाने वाले आपकी इसी उलझन का फायदा उठाते हैं। अच्छा, कैसे? वो ऑप्शंस को सेट ही इस तरह करते हैं कि आप प्रेशर में गलती करें। उदाहरण के लिए वो प्रश्न देखिए जहां पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद हाई कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ अदालतों पर कंट्रोल देता है। हाँ हाँ,
और उसके ऑप्शंस भी कितने क्लोज थे। अनुच्छेद 226, 221, 236 और 235। मतलब नंबर इतने पास-पास हैं कि अगर कोई सिर्फ रट्टा मारकर गया है तो उसका दिमाग पक्का फ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझिए। उन्होंने ऑप्शन ए पर अनुच्छेद 226 क्यों रखा? क्यों रखा? क्योंकि अनुच्छेद 226 बहुत मशहूर है। ये हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। जब कोई एग्जाम में टाइम के प्रेशर में होता है ना, तो वो पहला जाना पहचाना नंबर देखता है और तुरंत टिक कर देता है। ओ भाई, मतलब वो ऑप्शन ए असल में एक साइकोलॉजिकल जाल था ताकि लोग जल्दी में गलत कर दें। एकदम सही पकड़ा। लेकिन अगर हम रटने के बजाय संविधान की हायरार्की यानी पदानुक्रम को समझ लें तो इस जाल में कभी नहीं फंसेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जिसका जिक्र अनुच्छेद 124 में है। उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, जिन्हें अपने से निचली अदालतों पर जो प्रशासनिक कंट्रोल मिलता है वो अनुच्छेद 235 के तहत है। तो सही उत्तर 235 हुआ। रिट जारी करना 226 और निचली अदालतों को कंट्रोल करना 235। क्या बात है। ये क्यों और कैसे समझने से ना वो जो रटने का प्रेशर होता है वो आधा हो जाता है। बिल्कुल आधा हो जाता है। क्योंकि आगे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स और लॉज वाला हिस्सा है वहां तो सच में रटने की कैपेसिटी जवाब दे जाती है। इतने सारे कानून, उनकी धाराएं, उनके लागू होने के साल, दिमाग घूम जाता है। और यहीं पर वो टॉपर की चीट शीट काम आती है। ये शीट कानूनों के उन लंबे टेक्स्ट को रटने के बजाय उनके पीछे के मेन उद्देश्य पर फोकस करती है। हाँ, वो आईटी एक्ट 2000 वाली बात मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। धारा 66A और 69A के बीच का अंतर, मतलब सिर्फ एक नंबर और लेटर का फर्क है, लेकिन दोनों का असर ज़मीन आसमान का है। ये लीगली और सोशली दोनों तरीके से बहुत अहम है। देखिए, शीट ये निष्पक्ष रूप से क्लियर करती है कि आईटी एक्ट की धारा 66A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सीमित करने से जुड़ी थी। ये वही बड़ा श्रेया सिंघल केस है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी रद्द कर दिया था। अच्छा, तो अगर एग्जाम में रद्द की गई धारा पूछे तो सीधा जवाब है 66A। हाँ, और दूसरी तरफ है 69A, जो अभी भी लागू है। इसका इस्तेमाल वेबसाइट्स या लिंक्स की पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए होता है। मतलब ब्लॉक करने की पावर आई तो 69A। ये डिफरेंस समझना सच में गेम चेंजर है। ऐसे ही एनवायरनमेंट लॉस की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। इसको अलग अलग रटने से बेहतर है कहानी की तरह देखना। कहानी की तरह, जैसे एक के बाद एक क्या हुआ। एग्जैक्टली। सबसे पहले जानवरों को बचाने की जरूरत महसूस हुई तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। फिर लगा कि पूरे पर्यावरण को ही बचाना पड़ेगा, तो 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। और फिर जब इन सब से जुड़े केस कोर्ट्स में बढ़ने लगे तो उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए 2010 में एनजीटी बना दिया, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ, 1972, 1986 और 2010 एक स्टोरी फॉर्मेट में देखने से ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। ये तो लॉज की बात हुई, लेकिन जनरल नॉलेज में साइंस के फैक्ट्स का क्या उन्हें याद रखने में डायग्राम सच में हेल्प करते हैं? जैसे वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स वाला क्वेश्चन था। आप प्रश्न 65 की बात कर रहे हैं कि मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करने वाली बाउंड्री को क्या कहते हैं। हाँ, वही। ऐसे फैक्ट्स को रटने के बजाय विजुअल डायग्राम्स 100% ज्यादा काम आते हैं। मुझे तो ये डायग्राम देखकर ऐसा लगा जैसे किसी बिल्डिंग की छत का नाम उसके ठीक नीचे वाली मंजिल के नाम पर रख दिया गया हो। अरे, ये बिल्डिंग की छत वाली एनालॉजी बहुत ही बढ़िया है। देखिए, अगर आप विजुअल डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर और उसके ऊपर मीजोस्फियर। तो उन दोनों के बीच की छत का नाम कैसे डिसाइड होता है? आपकी उसी एनालॉजी से। ट्रिक ये है कि जिस लेयर के ठीक ऊपर की वो बाउंड्री होती है ना, उसी के नाम में बस पॉज शब्द जोड़ दिया जाता है। अच्छा। हाँ, अब क्योंकि वो बाउंड्री स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर है, इसलिए उसका नाम स्ट्रेटोपॉज होगा। सिंपल। क्या बात है, मतलब नीचे वाली मंजिल स्ट्रेटो और उसकी छत पर लगा दिया पॉज, स्ट्रेटोपॉज। अब आयरा डायग्राम देखने के बाद ये ट्रिक तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। बिल्कुल नहीं भूलेगी। तो अब हमने हिंदी, कानून और साइंस में जो इतना सारा टाइम बचा लिया है, उसका असली निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? क्योंकि अब हमारे सामने पेपर का वो हिस्सा आने वाला है जहां अच्छे अच्छों के पसीने छूट रहते हैं, मैथ्स यानी संख्यात्मक योग्यता। और यही वो जगह है जहां आपका बचाया हुआ समय असली कमाल दिखाएगा।
डायरी का फाइनल एनालिसिस बिल्कुल साफ बताता है कि मैथ्स के सेक्शन में लगभग 85% टाइम और एफर्ट लगता है। बाप रे, 85%? हाँ, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशंस का लेवल आसान नहीं होता, मीडियम से हार्ड होता है। चलिए एक रियल सवाल देखते हैं फिर। प्रश्न 83, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट का सवाल सुनिएगा। एक चीज का मार्क्ड प्राइस 9,600 रुपए है, उस पर पहले 12% की छूट दी गई, फिर 25% की एक और छूट दी, और इतना सब करने के बाद भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? सच बताइए, सुनकर कैसा लगा? सच बताऊं तो सुनकर ही मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है, कैलकुलेशंस का पहाड़ लग रहा है। और अगर एक आम स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा ना, तो वो पहले 96,000 का 12% निकालेगा, फिर जो आएगा उसे 96,000 में से घटाएगा, फिर उस नई वैल्यू का 25% निकालेगा और फिर उसे घटाएगा। मैं भी सेम यही करता। और इस लंबे प्रोसेस में कहीं ना कहीं माइनस करने में एक छोटी सी गलती हो ही जाती और टाइम तो बर्बाद होता ही। और यही सबसे बड़ी गलती है, जहां टाइम वेस्ट होता है। टॉपर की स्ट्रैटेजी यहां मल्टीप्लायर यानी गुणक का यूज करती है। देखिए, अगर किसी चीज पर 12% का डिस्काउंट है, तो इसका लॉजिकली मतलब क्या है? कि वो चीज अपनी असली कीमत के 88% पर बिक रही है ना? हाँ, 100 - 12 यानी 88%। और 25% डिस्काउंट का मतलब है 75% पर बिकना। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बजाय एक ही लाइन में पूरी चेन बनाई जाती है। 96,000 गुणा 88/100 और फिर गुणा 75/100। ओह, मतलब हम एक एक करके घटाने के बजाय सीधे नंबर को फ्रैक्शन से स्केल डाउन कर रहे हैं। और 75/100 तो वैसे भी 3/4 होता ही है। एग्जैक्टली। तो 9600 को सीधा 88% और फिर 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा 6336 आ गया है। ये तो बहुत फास्ट हो गया। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। बिल्कुल। अब हमारा अगला स्टेप देखिए। हमें पता है कि 6336 रुपए में बेचने पर भी उसको 20% का लाभ मिल रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये 6336 असल में उसके कॉस्ट प्राइस का 120% है। अच्छा, तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, कॉस्ट प्राइस गुना 120/100 बराबर 6336। और इसको सॉल्व करने पर, अरे वाह, सीधा 5,280 रुपए आ जाता है। मतलब जो चीज पूरा पेज भर देती और 5 मिनट खा जाती, वो यहाँ बस 2 लाइन में सॉल्व हो गई। ये टाइम बचाने की जो आर्ट है ना, ये वाकई एक मास्टर क्लास है। और पता है ये आर्ट सबसे ज्यादा कहाँ काम आती है? कहाँ? डेटा इंटरप्रिटेशन में, यानी DI। अब प्रश्न 99 को ही ले लीजिए। उसमें एक टेबल दी गई थी जिसमें कई सालों का सैलरी, बोनस, लोन का इंटरेस्ट, फ्यूल और टैक्सेस का पूरा भारी भरकम डेटा था। ईमानदारी से कहूँ ना तो ऐसी बड़ी टेबल देखकर मेरा पहला रिएक्शन होता है कि मैं हर कॉलम का एवरेज निकालने लग जाऊं या सबको ऐड करने बैठ जाऊं। मुझे हमेशा लगता है इसमें कोई ट्रैप है। तो क्या इसमें सच में वो सब जोड़ना था? नहीं, वो 100% एक साइकोलॉजिकल ट्रैप ही था। पेपर बनाने वाले चाहते ही यही हैं कि आप उस विशाल डेटा को देखें, घबराएं और अपना कीमती समय उन कॉलम्स को जोड़ने में लगा दें जिनकी कोई जरूरत ही नहीं। तो शॉर्टकट क्या है इसका? शॉर्टकट ये है कि टेबल के बस उसी हिस्से को देखें जो सवाल में पूछा गया है, आसपास देखना ही नहीं है। तो इस प्रश्न में एक्चुअली क्या पूछा गया था? इस प्रश्न में सिर्फ 2 चीजों के बीच का एस्टिमेटेड रेशियो पूछा था। पहला टोटल टैक्सेस और दूसरा टोटल फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। बस। क्या बात कर रहे हो? मतलब बाकी के कॉलम्स जैसे सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट, वो सब सिर्फ मुझे डराने के लिए वहां थे? पूरी तरह से डराने के लिए थे। आपको बस टेबल के टैक्सेस वाले कॉलम के सबसे नीचे जाना था, जहां उसका टोटल पहले से 480 दिया हुआ था, और फ्यूल वाले कॉलम का टोटल था 624। बस इतना ही? सिर्फ 480 और 624 का रेशियो निकालना था? हाँ। तो 480 रेशियो 624, इसको अगर 48 से डिवाइड करें तो सीधा 10:13 आ जाता है। भाई, जिस टेबल को देख के लग रहा था कि कम से कम 5 मिनट जाएंगे, उसका जवाब तो टेबल के बिल्कुल बॉटम पर पहले से ही रखा हुआ था। ये चीज सच में आंखें खोलने वाली होती है कैंडिडेट्स के लिए। और अब देखिए, मैथ्स की इन भारी कैलकुलेशंस के बाद ना दिमाग एकदम थक चुका होता है, और तब होती है एग्जाम के आखिरी फेस की एंट्री, यानी तार्किक परीक्षा, रीजनिंग। बिल्कुल। यहाँ आपकी मेंटल एंड्योरेंस यानी मानसिक सहन शक्ति का असली टेस्ट होता है। हाँ, क्योंकि थके हुए दिमाग से आप नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ कैलकुलेशन नहीं पैटर्न रिकग्निशन की कला काम आती है। मुझे वो वेन डायग्राम वाला सवाल याद आ रहा है।
एक ही पिक्चर में आयत, वर्ग, एलिप्स सब आपस में जलीबी की तरह उलझे हुए थे। हाँ, और इसमें पूछा क्या था? उन लोगों की पहचान कीजिए जो केवल इंजीनियर हैं। इसमें वो शब्द केवल सबसे जरूरी था ना। एग्जैक्टली यहाँ केवल यानी ओनली शब्द पर ही पूरा गेम था। इंजीनियर्स को नीले रंग के एलिप्स से दिखाया गया था, तो आपको वहां सिर्फ वो एक नंबर ढूंढना था जो सिर्फ और सिर्फ उस एलिप्स के अंदर हो और किसी भी दूसरी लाइन या आकार को टच ना कर रहा हो। और पिक्चर को थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखने पर वो अकेला नंबर था 9। बस कोई एडिशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और वो जो डायरेक्शन सेंस वाला क्यारा का सवाल था कि क्यारा 25 मीटर नॉर्थ की तरफ गई, फिर राइट मुड़कर लेफ्ट 10 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़कर 30 मीटर, मैं तो सुनते सुनते ही रास्ता भूल गया। अगर आप इसको अपने दिमाग में या पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करेंगे। क्या? वो जो राइट लेफ्ट के टर्न्स ले रही थी, उसमें वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 मीटर आगे गई, लेकिन फिर उसी लाइन पर 30 मीटर वापस भी आ गई। अरे हाँ, मतलब जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दूरी थी वो तो आपस में ही कैंसिल होकर 0 हो गई। एकदम सही। तो अब बची क्या? सिर्फ वर्टिकल दूरी। शुरू में वो 25 मीटर नॉर्थ गई थी और बीच में एक टर्न पर 10 मीटर और नॉर्थ, तो टोटल कितना हुआ? 25 + 10 सीधा 35 मीटर। बिना किसी मुश्किल फॉर्मूला के जवाब मिल गया। हाँ, लेकिन रीजनिंग में एक सेक्शन ऐसा है जो सबका दिमाग घुमाता है। मैं बताता हूँ, ब्लड रिलेशंस, वो खूनी रिश्ते। ऐसी पहेलियां होती हैं जो किसी शादी ब्याह में होने वाली भाभीयों की गॉसिप जैसी लगती हैं। एक सवाल था जहां कारण एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, मेरे पिता से विवाहित महिला उसके भाई की माँ है। सुनने में कितना उलझावा लगता है ना। बिल्कुल, दिमाग चकरा जाता है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है इसको टुकड़ों में तोड़ना और एक फैमिली ट्री बनाना। चलिए, इसका पहला हिस्सा क्या कहता है? ठीक है, ट्राई करता हूँ। मेरे पिता से विवाहित महिला मतलब मेरे पापा की पत्नी। अरे ये तो बहुत सीधी सी बात है। कारण प्रैक्टिकली अपनी खुद की माँ की बात कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा देखिए। वो महिला यानी कारण की माँ उस लड़की के भाई की माँ है। एक मिनट, मेरा दिमाग थोड़ा प्रोसेस कर रहा है। करण की माँ उस लड़की के भाई की भी माँ है। हाँ, तो अगर वो महिला उस लड़की के भाई की माँ है तो ऑब्वियसली वो उस लड़की की भी माँ हुई। हाँ, आगे सोचिए। और अगर वो करण की भी माँ है हाँ, और उस लड़की की भी माँ है, हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। वो लड़की सीधे सीधे करण की बहन हुई। देखा कितना आसान था। एक एक स्टेप में तोड़ने से और छोटा सा फैमिली ट्री बनाने से रिश्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। वाकई। और अगर थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स की बात करें ना, तो मिरर इमेज के सवाल सॉल्व करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भारी भीड़ वाले मेले में अपने किसी दोस्त को ढूंढना। दोस्त को ढूंढना? हाँ। कैसे? हाँ, देखिए, जब आप मेले में ढूंढते हैं तो आप हर एक इंसान का चेहरा थोड़ी देखते हैं। हाँ, आप बस अपने दोस्त की वो लाल टोपी ढूंढते हैं जो उसने पहनी थी। यही लॉजिक मधुरिया शब्द की मिरर इमेज ढूंढने वाले क्वेश्चन पर लगता है। आपको वहां ऑप्शंस में पूरा शब्द चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि MAUHY ये ऐसे लेटर्स हैं जो शीशे में भी बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। अगर मैं उन्हें बैठकर चेक करता रहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होगा। सही कहा। इसलिए आपको सिर्फ उन लेटर्स को पकड़ना है जो असिमेट्रिक हैं, जैसे D और R। बस चारों ऑप्शंस में ये देखिए कि कहाँ D और R की मिरर इमेज यानी उनका उल्टा रूप गलत तरीके से ड्रॉ किया गया है। और जैसे ही हम उन गलत ऑप्शंस को फिल्टर आउट करके हटाते हैं, सही उत्तर खुद ब खुद चमकने लगता है, लाल टोपी की तरह। बिल्कुल। और कोडिंग वाले सवाल में भी यही स्मार्टनेस चाहिए। उसमें सीट शब्द को TJBV लिखा गया था। हाँ, उसमें मैंने नोटिस किया था कि पैटर्न +1 +2 +1 +2 का चल रहा था। और जो तीसरा शब्द दिया था तायस, वो तो बस पहले शब्द सीट का एग्जैक्ट उल्टा यानी रिवर्स था। तो बस फाइन शब्द के साथ भी एग्जैक्टली वही पैटर्न लगाना था। F में +1 किया तो G आया, I में +2 किया तो K आया, और आखिरी शब्द ढूंढने के लिए उसको बस रिवर्स कर देना था। पूरा पेपर ही ऐसे पैटर्न्स का खेल था। तो अब अगर भन चौबा मौज की पहली शिफ्ट के इस पूरे चक्रव्यूह का एक फाइनल क्या कहते हैं अंतिम विश्लेषण करें, तो पूरी तस्वीर क्या बनती है आपके हिसाब से? तस्वीर बहुत क्लियर है। सामान्य हिंदी आसान से मीडियम लेवल की रही, जिसे कैंडिडेट्स अपने 50% टाइम और एफर्ट में आराम से हल कर सकते थे। संविधान और जनरल नॉलेज का पेपर मीडियम था, जहां लगभग 60% एफर्ट की जरूरत थी। और असली मुसीबत यानी असली चैलेंज थी मैथ्स,
जहां लगभग 85% एनर्जी और टाइम दोनों लग गए। जबकि इसके ठीक उल्ट रीजनिंग काफी आसान रही, जिसमें शायद 30% एफर्ट से ही काम चल गया। तो इस पूरे डीप ड्राइव से ना सक्सेस का वो एक कोर मंत्र बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि गणित के लिए समय बचाएं और हिंदी और जीके में तेजी से स्कोर करें। वही तो। यही वो एक मास्टर की है जो आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट की परीक्षा को क्रैक करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के इस शानदार और गहरे विश्लेषण को देखने और समझने के बाद ना, मैं अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा ध्यान से सोचिएगा, क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाकई सिर्फ इस बात का टेस्ट हैं कि आप कितनी किताबें रट सकते हैं, या फिर ये असल जिंदगी के उस प्रेशर कुकर में जहां चारों तरफ से स्ट्रेस होता है, वहां आपके टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक टेस्ट है? इस पर जरूर सोचिएगा। जय हिंद।